कुमार वर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्लाइंग दिशा ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे ब्लड की सामान्य जानकारी के बारे में, अर्थात हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने पहला पॉइंट स्टार्ट किया था ब्लड का, और ब्लड की हमें थोड़ी बहुत जानकारी ले चुके थे। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था रक्त, अर्थात ब्लड। ब्लड की सामान्य जानकारी के बारे में हम बात कर चुके थे। अब ब्लड को, इसी टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। तो आज बात करते हैं ब्लड के संगठन की। तो लिखना रक्त का संगठन या ब्लड ऑर्गेनाइजेशन। ब्लड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ब्लड को हम किस प्रकार से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो पहले विद्यार्थियों, ब्लड को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इस प्रकार से आप नोट करना। जो पहला पार्ट है वो होता है द्रव अवस्था में, अर्थात लिक्विड, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है ठोस अवस्था में, अर्थात सॉलिड। देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि ब्लड को हम मुख्य 2 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला होता है वो होता है द्रव अवस्था में, और दूसरा होता है ठोस अवस्था में। जो द्रव अवस्था में होता है उसको नाम दिया जाता है प्लाज्मा। क्या नाम दिया जाता है? प्लाज्मा। इंग्लिश में भी नोट करते रहे आप, प्लाज्मा। और जो ठोस अवस्था में होता है उसको क्या कहा जाता है? रक्त कणिका। अर्थात ब्लड कार्पस्कल्स। जो पहला पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है रक्त कणिकाएं। ये ठोस अवस्था में होती है और ये द्रव अवस्था में होती है। बात करते हैं, अगर ब्लड को मैं 100% मान लूं तो 100% में से प्लाज्मा का कितना परसेंट होगा? तो देखो पहले विद्यार्थियों, आपको अलग अलग किताब में अलग अलग वैल्यू मिलेगी। किसी में 60 लिखा हुआ होगा, किसी में 55 से 60 लिखा होगा, किसी में 50 से 60 लिखा होता है, और किसी में 55% लिखा होता है। लेकिन हम जो डाटा मानेंगे वो मानेंगे NCERT बेस्ड डाटा। क्लियर है? तो NCERT के अनुसार जो प्लाज्मा है वो टोटल ब्लड का 55% होता है। प्लाज्मा टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है? 55%। अगर बात करें हम रक्त कणिकाओं की, तो रक्त कणिकाएं 45% होती है। ये NCERT के अकॉर्डिंग है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप भी यही नोट करें कि जो प्लाज्मा है वो टोटल ब्लड का 55% होता है, और जो रक्त कणिकाएं होती है वो टोटल ब्लड की 45% होती है। क्लियर है? देखो पहले मैंने ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है सॉलिड और दूसरा है लिक्विड। बात करें अगर रक्त कणिकाओं की, तो रक्त कणिकाओं को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है वो है RBC, अर्थात रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो पहला पार्ट है RBC, और दूसरा है WBC, और जो तीसरा है वो है प्लेटलेट्स। पहला है आरबीसी,
दूसरा है WBC और तीसरा है प्लेटलेट। देखो इनके दूसरे नाम और है, अर्थात RBC को अन्य नाम से और जाना जाता है जो कि साइंटिफिक नेम है, तो आप वो भी नोट करते हैं, इरिथ्रोसाइट। राजस्थान पुलिस वाले बच्चे ध्यान से लिखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि RBC का दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन में मिलेगा इरिथ्रोसाइट। जो WBC होती है इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट होती है इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। ये बात समझ में आ गई क्या आपको कि रक्त कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है RBC जिसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट होता है, दूसरा है WBC जिसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है, और तीसरा है प्लेटलेट जिसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। तो देखो राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि WBC का दूसरा नाम क्या है, तो आपको ऑप्शन दे देगा इरिथ्रोसाइट, दूसरा ऑप्शन देगा ल्यूकोसाइट और तीसरा ऑप्शन देगा थ्रोम्बोसाइट। तो आपको क्या टिक करना है, ल्यूकोसाइट। क्लियर है। अब देखो इन शब्दों का मतलब क्या है, मैं एक बार इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट। देखो मीनिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, आप चेक कर लेना एक बार। क्लियर है। तो देखो इरिथ्रोसाइट की बात करें तो इसको मेनली 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला है इरिथ्रो और दूसरा है साइट। क्लियर है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि RBC का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट होता है। क्लियर है। और इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है इरिथ्रो और दूसरा है साइट। जो इरिथ्रो वर्ड है ये साइंटिफिक वर्ड है और इसका अर्थ होता है रेड। क्लियर है। और जो साइट है ये भी साइंटिफिक नेम है और इसका हिंदी में अर्थ होता है कोशिका, अर्थात ऐसी कोशिका जो रेड है, जो लाल कलर की है, वो कौन सी होती है, RBC। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें ल्यूकोसाइट की, तो देखिए इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो है ल्यूको और दूसरा है साइट। इस ल्यूको का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ पिगमेंट, एब्सेंस ऑफ पिगमेंट। अर्थात वर्ण की अनुपस्थिति। क्लियर है। और साइट का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि कोशिका, कि ऐसी कोशिका जिसमें वर्ण की उपस्थिति नहीं है, वो कौन सी होती है, ल्यूकोसाइट। अर्थात ल्यूकोसाइट का कोई कलर नहीं होता है, ये रंगहीन होती है। सेम इसी प्रकार थ्रोम्बोसाइट को भी हमें 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो है थ्रोम्बो और दूसरा है साइट। थ्रोम्बो एक साइंटिफिक वर्ड है जिसका अर्थ होता है क्लोटिंग, अर्थात थक्का जमाना, और साइट का अर्थ कोशिका। तो ऐसी कोशिकाएं जो क्लोटिंग का काम करती है, अर्थात थक्का जमाने का काम करती है, वो कौन होती है, प्लेटलेट। क्लियर है। तो देखो मैं शुरू से ही आपको इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई भी वर्ड दिखे आप उसके टुकड़े कर दिया करो, उसका पूरा अर्थ वहीं से निकल के आ जाएगा। जैसे इस प्रकार से देखो इरिथ्रोसाइट, तो ऐसी कोशिका जो रेड होती है वो कौन सी होती है, RBC। ऐसी कोशिका जो जिसमें पिगमेंट अनुपस्थित होता है, अर्थात वर्णक अनुपस्थित होता है, वो कौन सी होती है, WBC। और ऐसी कोशिकाएं जो रक्त का थक्का जमाती है, वो कौन सी होती है, प्लेटलेट्स। क्लियर है। तो देखो मैंने मेनली ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है द्रव अवस्था में, दूसरा है ठोस अवस्था में। जो ठोस अवस्था में है उसको कहा जाता है रक्त कणिकाएं, और जो द्रव अवस्था में है उसको कहा जाता है प्लाज्मा। रक्त कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है, पहला है RBC, दूसरा है WBC और तीसरा है प्लेटलेट्स।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि WBC को कितने भागों में बांटा गया है। तो एक बार मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। ये हम पढ़ रहे हैं रक्त का संगठन, अर्थात रक्त के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो देखिए, अगर बात करें हम WBC की, तो WBC के 3 भाग होते हैं, अर्थात इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। आप लिख ले यहाँ पर 3 पार्ट्स। WBC के 3 पार्ट्स, जो पहला है वो है इसिनोफिल, जो दूसरा है वो है बेसोफिल, जो तीसरा है वो है न्यूट्रोफिल। क्लियर है? देखो, WBC को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला है इसिनोफिल, दूसरा है बेसोफिल और तीसरा है न्यूट्रोफिल। क्लियर है? एक बार इसको कट कर दें यहाँ से आप। ये जो WBC होती है इसको कहा जाता है कणिकामय WBC। अर्थात जो ये 3 प्रकार की WBC होती है ये कणिकामय WBC होती है। और सेम इसी प्रकार इसको 2 भागों में और बांटा जाता है। एक तो होता है लिम्फोसाइट, और दूसरा होता है मोनोसाइट। ये जो होती है ये अकणिकामय WBC होती है। देखो, मेनली हम WBC को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कणिकामय WBC और दूसरी है अकणिकामय WBC। अब देखो, जो कणिकामय WBC है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है इसिनोफिल, दूसरा है बेसोफिल और तीसरा है न्यूट्रोफिल। क्लियर है? और जो अकणिकामय WBC है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है लिम्फोसाइट और दूसरी होती है मोनोसाइट। अब देखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि WBC के कितने प्रकार होते हैं। WBC के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको ऑप्शन दे देगा 2, दूसरा ऑप्शन दे देगा 5, तीसरा ऑप्शन दे देगा 4 और चौथा ऑप्शन दे देगा 6। इस प्रकार से कि WBC कितने प्रकार की होती है। तो आप क्या आंसर करोगे? ये जो पहला वाला है ये करोगे या फिर ये दूसरा वाला है ये करोगे? देखो, मैंने आपको यहाँ बताया है कि WBC को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है वो है कणिकामय WBC और जो दूसरा भाग है वो है अकणिकामय WBC। क्लियर है? तो ये है कणिका की उपस्थिति के आधार पर। क्लियर है? तो अब देखो, जो कणिकामय WBC है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है इसिनोफिल, दूसरी होती है बेसोफिल और तीसरी होती है न्यूट्रोफिल। और जो अकणिकामय WBC होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है लिम्फोसाइट और दूसरी होती है मोनोसाइट। तो देखो, मेनली WBC को हमें 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इसिनोफिल, दूसरा है बेसोफिल, फिर है न्यूट्रोफिल, एक लिम्फोसाइट और लास्ट एंड 5th मोनोसाइट। क्लियर है? तो WBC कितने प्रकार की होती है, अगर ये लैंग्वेज आती है तो आपको राइट आंसर 5 करना है। अगर आपके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि कणिका की उपस्थिति के आधार पर WBC को कितने भागों में बांटा गया है, तब आपको 2 बताना है कि एक तो होती है कणिकामय WBC और एक होती है अकणिकामय WBC। क्लियर है? तो आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होता है।
तो देखो मैंने ये WBC के प्रकार बता दिए हैं। अब देखो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, RBC, WBC और प्लेटलेट। WBC में भी हम इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि इनका क्या कार्य होता है। क्लियर है? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है प्लाज्मा अर्थात ब्लड प्लाज्मा। तो आप इसको एक बार नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा। क्लियर है? देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये मैंने आपको ब्लड ऑर्गेनाइजेशन बता दिया है कि ब्लड को हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से हमें पहला पार्ट ले रहे हैं अब ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, इसी रक्त को भी रख कर दो। भाई ब्लड का अपना टॉपिक चल ही रहा है, इसमें आप लिखिए प्लाज्मा। देखो मैंने आपको बताया है कि ब्लड को हमें दो भाग में बांट सकते हैं। पहला तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा है वो द्रव अवस्था में होता है। पहली बात ये द्रव अवस्था में पहली बात प्लाज्मा द्रव अवस्था में होता है। क्लियर है? और ये टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है? तो ये 55% होता है। देखो प्लाज्मा जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है और टोटल ब्लड का 55% होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके कलर की, तो जो इसका रंग होता है वो हल्का पीला होता है। सब देखते हैं कि प्लाज्मा का कलर हल्का पीला होता है, पर रीजन क्या है ये हल्का पीला क्यों होता है? आप यहीं पर डैश लगा के लिखना, बिलीरुबिन वर्ण के कारण। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि प्लाज्मा का कलर हल्का पीला होता है, किसके कारण? बिलीरुबिन वर्ण के कारण। देखो बात करें बिलीरुबिन वर्ण के कारण, तो इसका श्रावण कहां से होता है? तो इसका श्रावण होता है यकृत से अर्थात हमारे लीवर से। देखो लीवर से दो प्रकार के वर्णक रिलीज होते हैं। एक तो होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। वैसे पाचन तंत्र का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आप चीजों को लिंक करके पढ़ा करो। तो देखो बिलीरुबिन जब आ गया है तो एक बार बात कर लेते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि प्लाज्मा का कलर हल्का पीला होता है, इसके कारण बिलीरुबिन वर्ण के कारण। तो देखो यकृत से दो प्रकार के वर्णक रिलीज होते हैं। पहला होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। तो ये जो बिलीरुबिन वर्णक है ये येलो कलर सिक्रेट करता है। क्लियर है? बात करें अगर बिलीवर्डिन की, तो देखो जो बिलीवर्डिन वर्णक है ये हरा रंग उत्पन्न करता है। और ये हरा रंग किसको देता है? तो ये देता है बाइल जूस को अर्थात पित्त रस को। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस का कलर कैसा होता है? तो कैसा होता है? हरा रंग। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस का जो हरा रंग होता है वो किस वर्ण के कारण होता है? तो वो होता है बिलीवर्डिन के कारण। दूसरी बात, जो हल्का पीला रंग होता है प्लाज्मा का वो किसके कारण होता है? तो वो होता है बिलीरुबिन वर्ण के कारण, जो यकृत से रिलीज होता है। क्लियर है? देखो एक बीमारी का नाम आपने सुना होगा, जॉन्डिस, जिसको पीलिया कहा जाता है।
तो देखो जो ये पीलिया बीमारी है ये किसके कारण होती है? ये होती है इससे बिलीरुबिन बढ़ने के कारण। अर्थात जब बिलीरुबिन बढ़ने की मात्रा हमारे शरीर में आवश्यकता से ज्यादा बनती है तो कौन सा रोग होता है? पीलिया। और इस रोग में क्या होता है कि जो हमारे नाखून है, जो हमारी आंखें हैं वो पीली पीली होने लग जाती है। इसके अलावा जो हमारी त्वचा है वो भी पीली कलर की होने लगती है और इस बीमारी को क्या कहा जाता है? पीलिया। और ये क्यों होती है? ये होती है इससे बिलीरुबिन बढ़ने के अधिक की मात्रा से। क्लियर है? तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा के संगठन की, अर्थात प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए प्लाज्मा में जल पाया जाता है जो कि 90 से 92% होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितने परसेंट होती है? तो वो होती है 90 से 92%। इसके अलावा मैं बात करूं दूसरे नंबर पर तो इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ खनिज लवण ये होते हैं 8% की मात्रा में। अर्थात प्लाज्मा में ग्लूकोज पाया जाता है और खनिज लवण भी पाए जाते हैं। कितनी मात्रा में? 8% की मात्रा में। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेना आप C6H12O6। इस ग्लूकोज से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। अब देखो प्लाज्मा में कौन कौन से खनिज लवण होते हैं ये एक बार आप चेक कर लो। एक तो होता है सोडियम, दूसरा होता है आयरन और तीसरा होता है कैल्शियम, चौथा होता है मैग्नीशियम और एक क्लोरीन। क्लियर है? तो देखो ये मेन खनिज लवण हमारे रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। पहला तो है ग्लूकोज और दूसरा है खनिज लवण, ये 1% मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैं तीसरे नंबर की बात करूं जो वेरी मोस्ट है प्रोटीन। प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं जिसकी मात्रा 6 से 8% होती है। अब बात करें कि कौन कौन से प्रोटीन हैं तो देखो अब तक रक्त प्लाज्मा में 70 से अधिक प्रकार के प्रोटीन की खोज की जा चुकी है। अब हम 70 तो पढ़ेंगे नहीं, जो हमारे एग्जाम ओपीक्यू से वेरी मोस्ट है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मोस्टली 3 प्रोटीन हैं जो वेरी मोस्ट है, यहीं लिख लो आप। पहला है फाइब्रिनोजन, इंग्लिश में भी लिख लो फाइब्रिनोजन। आपके एग्जाम में क्या करता है? इन प्रोटीन्स के कार्य पूछता है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या काम करती है? तो ये करती है रक्त का थक्का जमाना। अर्थात जो हमारा ब्लड होता है उसको प्रोटीन करने का काम कौन सा प्रोटीन करता है? फाइब्रिनोजन। क्लियर है? जो सेकंड प्रोटीन है वो होती है ग्लोबिन। और ग्लोबिन क्या काम करती है? ये परासरण की क्रिया को पहला तो है फाइब्रिनोजन जो क्या काम करता है? रक्त का थक्का जमाने का। और दूसरा है ग्लोबिन प्रोटीन जो परासरण की क्रिया को संतुलित करने का काम करती है। बात करें परासरण की तो इसको ओस्मोसिस कहा जाता है। तो देखो जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है इसका क्या काम है? रक्त का थक्का जमाना। और जो दूसरा प्रोटीन है ग्लोबिन, इसका क्या काम है? परासरण की क्रिया को संतुलित करना। तो देखो परासरण की क्रिया क्या होती है? परासरण 2 भिन्न सांद्र विलयनों की मात्रा को संतुलित करने का काम करता है। अर्थात देखो जैसे 2 प्रकार के विलयन हैं, एक तो ये है और एक ये है।
सपोज दैट इन दोनों पात्र में चीनी घोली गई है। जो ये वाला पात्र है इसमें चीनी की मात्रा अधिक है और इस वाले पात्र में चीनी की मात्रा कम है। तो हम क्या देख सकते हैं कि इस पात्र में चीनी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत कम है। तो परासरण की क्रिया क्या करती है कि ये जो दोनों विलयन हैं इनकी मात्रा को संतुलित करने का कार्य करती है। अर्थात जो अधिक सांद्र वाला विलयन है इसके मॉलिक्यूल इससे कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। और ये काम कौन करता है? ग्लोबिन प्रोटीन। क्लियर है? जो तीसरा है वो है एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या काम करती है? ये हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ाती है। देखो मैंने आपको प्लाज्मा के संगठन के बारे में बता दिया है। पहला तो है जल जो 90 से 92% होता है। दूसरा है ग्लूकोज और खनिज लवण जो कि 1% की मात्रा में होता है। और तीसरा है प्रोटीन जो 6 से 8% की मात्रा में होता है। और 3 प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक तो है फाइब्रिनोजन जो रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। और दूसरा है ग्लोबिन जो परासरण की क्रिया को संतुलित करती है। और तीसरा है एल्ब्यूमिन जो प्रतिरक्षा को बढ़ाने का कार्य करती है। अब एक बार आप इसको नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्लाज्मा में बात करें तो प्लाज्मा में घुलित गैसें होती है। अर्थात प्लाज्मा में गैसें भी पाई जाती है। तो वो कौन कौन सी होती है? एक तो ऑक्सीजन है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड है और तीसरी नाइट्रोजन है। क्लियर है? अर्थात प्लाज्मा में घुलित गैसें भी होती है। कौन कौन सी? एक तो है ऑक्सीजन, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी है नाइट्रोजन। नेक्स्ट आपने एक वर्ड सुना होगा सीरम। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सीरम किसे कहते हैं। ये वर्ड इस प्लाज्मा को रिलेट करता है। अर्थात सीरम किसे कहते हैं? तो देखिए अगर हम प्लाज्मा में से अर्थात इस प्लाज्मा में से अगर क्लोटिंग फैक्टर निकाल दें, क्लोटिंग फैक्टर का मतलब जो रक्त का थक्का जमाते हैं उन प्रोटीन को निकाल दें। तो मैंने आपको बताया है कि रक्त का थक्का जमाने का काम कौन सी प्रोटीन करती है? तो वो होती है फाइब्रिनोजन। अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दें तो बची हुई चीज क्या कहलाएगी? वो होगी सीरम। बस ये इसका इतना ही कॉन्सेप्ट था कि सीरम क्या होता है। तो देखो इस प्लाज्मा में से यदि हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर कर दे तो बची हुई चीज क्या कहलाएगी? सीरम कहलाएगी। क्लियर है? तो ये था आज का टॉपिक प्लाज्मा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में। तो ये हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो पहले विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।